अस्सलाम वालेकुम। कशिश खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल मोहसिन और इस खबरनामे की शुरुआत करेंगे हम सुर्खियों से। एमवे के चेयरमैन और सीईओ को आंध्र प्रदेश पुलिस ने किया गिरफ्तार। डायरेक्ट सेलिंग फर्म के खिलाफ शिकायत पर की गई कार्रवाई। तेलुगुदेशम के महानाडु का हुआ आगाज। सीमांध्रा में पार्टी की कामयाबी से कारकुनों में जबरदस्त जोशो खरोश। वजीर आजम मोदी ने अपने पाकिस्तानी हममनसब नवाज शरीफ से की मुलाकात। 50 मिनट तक जारी रहने वाली इस मुलाकात में कई मसाइल पर की गई बात। कश्मीर को खुसूसी रियासत का दर्जा देने वाले आर्टिकल को हटाने की खबरें। नए वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह का दावा। कहा, तमाम फरीकों से की जा रही है बात। शरपसंद यहूदियों की शरंगेजी जारी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मजार की फिर की बेहुरमती। मिस्र में पार्लिमानी इंतखाबात के दूसरे मरहले का पुरअमन इख्तिताम। साबिक जनरल फतेह अल सीसी की कामयाबी मानी जा रही है यकीनी। और गरीब जनूबी अमेरिकी मुल्क यूरुग्वे के सदर की शामी बच्चों से हमदर्दी का इजहार। 100 यतीम शामी बच्चों को गोद लेने का किया ऐलान। एमवे इंडिया के चेयरमैन और सीईओ विलियम एस पेंकनी को आंध्र प्रदेश पुलिस ने डायरेक्ट सेलिंग फर्म के खिलाफ शिकायत पर गिरफ्तार कर लिया है। कर्नूल के सुपरिंटेंडेंट रघुरामी रेड्डी ने मंगल को कहा कि विलियम गुड़गांव में पकड़ा गया था और बाद में वारंट पर कर्नूल लाया गया है। शिकायत मौसूल हुई थी कि एमवे के जरिए गैर कानूनी तौर पर पैसे का सर्कुलेशन हो रहा है। एमवे के सीईओ को कोर्ट में अनखरी पेश किया जाएगा। ये दूसरा मौका है जब एमवे इंडिया के सीईओ को गिरफ्तार किया गया है, जबकि केरला पुलिस ने विलियम और दो कंपनी डायरेक्टर्स को माली बेज़ाब्तगियों के इल्जामात में 1 साल पहले गिरफ्तार किया था। ट्रांसिट वारंट మీద ఈ రోజు ఇక్కడికి తీసుకొచ్చారు। ఇక్కడ మన స్థానికంగా డెసిగ్నేటెడ్ కోర్టులో ప్రవేశపెట్టడం జరుగుతుంది। యామ్వే ఇండియా అనేది ఇది కొత్త సంస్థ ఏం కాదు। సుమారు 15 సంవత్సరాలుగా బహుళజాతి సంస్థగా ఇది అనేక దేశాల్లో వ్యాపారాలు చేస్తూ ఉన్నారు। మన దేశంలోనూ బిజినెసెస్ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు। యామ్వే సంస్థది ఒక గొలుసుకట్టు విధానంలో మార్కెటింగ్ చేసేటువంటి సిస్టమ్ నడుపుతూ ఉన్నారు। వీళ్ళకి ఎక్కడ షాప్స్, షోరూమ్స్ ఇటువంటివి కాకుండా ఏజెంట్ల ద్వారా ఒక ఏజెంట్ ఇంకొక సభ్యుడిని చేర్పించడం, ఆ సభ్యుడు ఇంకొక సభ్యుడిని చేర్పించడం, ఈ విధంగా గొలుసుకట్టు విధానంలో వీళ్ళ వ్యాపారం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది। तेलुगुदेशम पार्टी के महानाडु जलसे का मंगल को हिमायत सागर इलाके गंडीपेट के करीब आगाज अमल में आया। इस मौके पर आंध्र प्रदेश में तेलुगुदेशम इख्तिदार पर आने के बाद तेलुगुदेशम कारकुनों में गैर मामूली जोशो खरोश देखा जा रहा है। इससे पहले गंडीपेट इलाके में आवाम को ट्रैफिक मसाइल का सामना करना पड़ा। महानाडु के पहले दिन तेलुगुदेशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू ने जलसे से खिताब करते हुए कांग्रेस को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की शर्मनाक शिकस्त सिर्फ और सिर्फ करप्शन की वजह से हुई है। इस जलसे में तेलुगुदेशम के 9 मुंतखब अराकीन असेंबली, अराकीन पार्लियामेंट, एक मरकजी काबीना के रुकन और बड़े पैमाने पर कारकुन मौजूद थे। పనిచేసే కూలి వాళ్ళకు కూడా ఆధునిక పనిముట్లు ఇప్పిద్దాం। ఎక్కడున్న బిల్డింగ్ లో పనిచేసే లేబర్ కూడా ఆధునిక పనిముట్లు ఇప్పిద్దాం। ఇవన్నీ వచ్చే ప్రపంచమే మారిపోయింది। అలాంటి ఇంటర్నెట్ యుగంలో, ఆధునిక యుగంలో శారీరక కష్టం కంటే తెలివిగా పనిచేయగలిగితే ఆదాయం పెరుగుతుంది, శారీరక కష్టాలు తగ్గే పరిస్థితి వస్తాయి। అయితే
ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు గమ్మున కూర్చోవడం కాదు, పని చేస్తూ ఆ పనిలో ఆనందం పొందాలని నా కోరిక. మీరు నన్ను చూస్తూ ఉంటారు, ఎప్పుడు నేను నిద్రపోవాలి, పడుకుంటే 6-7 గంటలు తప్ప ఎప్పుడైనా ఒక వారంలో 7 గంటలు దొరికితే ఎప్పుడు నా జీవితంలో రాలేదు. 6 గంటలు బ్యాలెన్స్ అయితే అదే గొప్ప వరంగా చూస్తాను. 5-6 గంటల కంటే ఎక్కువ నిద్రపోయిన సందర్భాలు లేవు. ఎంత ఎక్కువ పని చేస్తే అంత ఫిట్నెస్ వస్తుంది, శారీరకంగా బాగుంటారు, మైండ్ పరంగా బాగుంటారు. ఎప్పుడైనా చూడండి, పని లేని వాళ్ళకి చాలా ఆలోచనలు వస్తాయి. అక్కడి నుంచి पीर को काबीना में जगह पाने वाले वाहिद टीडीपी के कायद गजपति राजू ने काबीना में जगह मिलने पर खुशी का इजहार किया है। गजपति राजू को काबीना में सिविल एविएशन सेक्टर का कलमदान दिया गया है। मंगल को मीडिया से बात करते हुए गजपति राजू ने कहा कि वो सिविल एविएशन के शोबे को बहाल करने का इरादा रखते हैं। इस सेक्टर में बेहतर से बेहतर इक़दाम करने का भी उन्होंने दावा किया। They have to be dealt with. There's no doubt about it. Things cannot be swept under carpet for too long. No problem gets away when it's swept under the carpet. It has to be addressed, and addressed it will. It is a challenge which will be taken. Let's see where it takes us. You see, I don't think it's a fair comparison comparing UPA with the NDA government. Because a fair comparison is done with, you see, people who are similar. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की काबीना में तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले 2 एनडीए महाज के एमपीज को जगह नहीं दी गई। सिकंदराबाद लोकसभा हल्के असेंबली से बंडारू दत्तात्रेय जबकि मल्काजगिरी से तेलुगुदेशम के मल्लारेड्डी ने कामयाबी हासिल की, लेकिन इन दोनों में से किसी एक को भी मोदी की काबीना में जगह नहीं दी गई। वहीं यूपीए के दौरे हुकूमत में तेलंगाना से 3 मरकजी वुज़रा बने थे, जिनमें से एक काबीना वजीर और 2 ममलिकती वजीर थे। वेस्ट गोदावरी जिले के काकीनाडा इलाके में एक बिल्डिंग मुनहदिम होने का हादसा पेश आया है। इस हादसे में घर में मौजूद एक खातून और उसके कम उम्र बेटे की मौत वाक़ हो गई है। इलाकाई पुलिस ने फौरी तौर पर राहत रेसानी का काम करते हुए मलबे को हटाया और दीगर अफराद की मदद की। कारवान से मजलिस के रुकने असेंबली कौसर मुहिउद्दीन ने हकीमपेट और टोली चौकी के इलाके का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। इस दौरे के मौके पर उन्होंने अवाम से मुलाकात करते हुए उन्हें हालिया इंतखाबात में कामयाब करवाने पर इलाके की अवाम से इजहार तशक्कुर किया। चंदाईगुट्टा पुलिस स्टेशन हुदूद के नरखी फूलबाग के अहमद कॉलोनी में कत्ल का एक वाक़या पेश आया है। इस वाक़े में 65 साला मरियम बेगम नामी ज़ईफ़ खातून की नाश उसकी रिहायशगाह से दस्तयाब हुई है। पुलिस ने इस ज़िमन में कत्ल का शुबा जाहिर किया है। पुलिस ने ज़ाब्ते की कार्रवाई करते हुए नाश को उस्मानिया मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया है। पुलिस ने मुतवफ़्फ़ी खातून के पड़ोसियों की जानिब से इत्तला मिलने पर यह कार्रवाई की। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही उप्पुगुड़ा कॉरपोरेटर समद्दीन अब्दाद ने भी मुकाम वाक़या पहुंचकर हालात का जायजा लिया। सुराराम के इलाके साईबाबा नगर में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। इस वाक़े में संपत नामी ड्राइवर ने नशे की हालत में अपनी 9 साला लड़की राजश्री और 10 साला लड़के के राकेश को कत्ल कर दिया। इससे पहले संपत ने अपनी 26 साला बीवी के लक्ष्मी करुणा का भी हालत नशे में कत्ल कर दिया था। दुंडीगल पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। చేసుకొని ఇలాంటి పని చేయొద్దు, మగవాళ్ళందరికీ చెప్తున్నాను. మా మళ్ళీ ఇబ్బంది పెట్టిండు. నా చెల్లెలి కావాలని ఏదంటే అది 10 సంవత్సరాలు వానికి పోసినాము. 10 సంవత్సరాలకు నా చెల్లెని చంపేసిండు. సంవత్సరం వెళ్ళిందంటే నా పిల్లల్ని చంపిండు. నేను వాడిని సారవట్లే, మేమే అప్పుడు కంప్లైంట్ చేయాలమ్మా మీరు. అప్పుడు మా నా చెల్లెలు వద్దన్నారు. అక్క అన్నిటికీ నువ్వు తిరగాలి, నువ్వు మా పోలీస్ కేసు పోకపోతూ తమ్ముళ్ళు హైటెక్ సిటీలలో జాబులు చేస్తారు, ఈ కేసులు ఇవన్నీ తిరగలేరు। नाज़रीन आइए अब बढ़ते हैं कौमी खबरों की जानिब।
हिंदुस्तान ने आज 27 मई को मुल्क के पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू को उनकी 50वीं बरसी पर याद करके उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। सदर प्रणब मुखर्जी, नायब सदर हामिद अंसारी, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी और नायब सदर राहुल गांधी और दीगर सरकर्दा रहनुमाओं ने नेहरू को खिराज अकीदत पेश किया। मुल्क के 15वें वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मंगल की सुबह अपना ओहदा संभाल लिया है और इसके साथ ही मोदी के काबिनी वुज़रा का भी सरकारी तौर पर ऐलान कर दिया गया है। राजनाथ सिंह को वजीर दाखिला, सुषमा स्वराज को वजीर खारजा, सदानंद गौड़ा को रेलवे की वजारत और अरुण जेटली को वजीर खजाना और वजीर दिफा बनाया गया है। इसके साथ सुषमा स्वराज मुल्क की पहली वजीर खारजा बन गई हैं। मोदी की काबीना में 6 खातून को मरकजी वजीर बनाया गया है। उनमें सुषमा स्वराज, मेनका गांधी, नजमा हेपतुल्ला, हरसिमरत कौर बादल, उमा भारती और स्मृति ईरानी शामिल हैं। मोदी के काबीना की खास बात यह है कि इसमें 60 से 65 साल के उम्र के लोगों को ज्यादा तरजीह दी गई है। मोदी की काबीना में वेंकैया नायडू को शहरी तरक्की वजारत दी गई है। नितिन गडकरी को वजारत ट्रांसपोर्ट, सदानंद गौड़ा को वजारत रेल, रविशंकर प्रसाद को वजारत कानून सौंपा गया है तो स्मृति ईरानी को वजीर इंसानी वसाइल बनाया गया है। इसी तरह रोशनी जावड़ेकर को मालूमात व नशरियात की वजारत, धर्मेंद्र वजीर को वजारत पेट्रोलियम, उमा भारती को मिनिस्टर फॉर वाटर रिसोर्सेज बनाया गया है। वहीं हर्षवर्धन को वजारत सेहत, नजमा हेपतुल्ला को वजीर अखिलियती उमूर का ओहदा सौंपा गया है। राधा मोहन सिंह को वजारत ज़राअत, रामविलास पासवान को सार्फिन और वजारत खुराक, गोपीनाथ मुंडे को देही तरक्की और पंचायती राज की वजारत दी गई है। अशोक गजपति राजू को शहरी हवाबाजी, मेनका गांधी को खवातीन तरक्की की वजारत से नवाजा गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मंगल को पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ से हैदराबाद हाउस में मुलाकात की। यह मुलाकात तकरीबन 50 मिनट तक जारी रही। जराये के मुताबिक दोनों लीडरान ने बाहमी रिश्तों और दोबारा बातचीत शुरू करने के तमाम पहलुओं पर गौर खौज किया। इस मुलाकात के दौरान पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से कहा कि उनकी हलफबरदारी के मौके पर हुई ये मुलाकात बहुत खुश आइंद है और दोनों ममालिक के दरमियान बहुत सी यकसा रिवायती और सकाफती खदरे हैं। इस दौरान वजीर खारजा सुषमा स्वराज और NSA अजीत डोभाल भी मौजूद थे। इससे पहले मंगल की सुबह सबसे पहले नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान के सदर हामिद करजाई से मुलाकात की। वजीर आजम के तौर पर किसी गैर मुल्की सदर ममलिकत से उनकी ये पहली मुलाकात थी। आधे घंटे से ज्यादा चली इस मुलाकात में दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात को मजीद मजबूती देने को लेकर बात की गई। वहीं गुज़िश्ता हफ्ते हेरात में हिंदुस्तानी सिफारत खाने पर हुए हमले पर भी इस मुलाकात में बातचीत की गई। इसके अलावा नाटो फौजियों के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद के हालात का भी जिक्र किया गया। इस दौरान वजीर खारजा सुषमा स्वराज और सेक्रेटरी खारजा सुजाता सिंह भी मौजूद थी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अरुण जेटली पर भरोसा जाहिर करते हुए उनको वजीर खजाना और वजीर दिफा बनाया है। नवमुंतखब वजीर खजाना ने कहा कि मुश्किल वक्त में वो वजीर खजाना का ओहदा संभालने जा रहे हैं जो काफी चैलेंज से भरा हुआ होगा। अरुण जेटली ने कहा कि उनका खास जोर माली खसारे को कम करने और महंगाई पर काबू पाने पर रहेगा। Very grateful to the Prime Minister for having expressed this confidence in me in giving me the charge to head this ministry. For a transient phase, I'll be looking after the Ministry of Defence also, but that's only an additional charge till there is an expansion in the cabinet itself. I'm conscious of the fact that I am taking over at a very challenging time, particularly when there is a need to rebuild the confidence in the Indian economy. The challenges are very obvious. We have to restore back the pace of growth, contain inflation, and obviously concentrate on fiscal consolidation.
नए वजीर कानून रविशंकर प्रसाद ने कामकाज संभाल लिया है। उन्होंने गैर मुल्की सरमायाकारों को यकीन दिलाया है कि नए कानून को बनाते वक्त तमाम पहलुओं पर गौर किया जाएगा। वजीर कानून रविशंकर प्रसाद का कहना है कि नई हुकूमत अच्छे गवर्नेंस पर तवज्जो मरकूज करेगी और अच्छे गवर्नेंस के लिए अच्छा कानून जरूरी है। उन्होंने कहा कि वो कानून बनाने के पहले के अमल पर खास तवज्जो देंगे और जरूरत के मुताबिक कोर्ट की तादाद बढ़ाएंगे। नए वजीर कानून नई तकर्रुरों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी तवज्जो देंगे। इसके साथ ही रविशंकर प्रसाद ने आज ही वजीर टेलीकॉम का भी कामकाज संभाल लिया है। उन्होंने कुर्सी संभालते ही यूपीए हुकूमत पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछली हुकूमत में सरमायाकारों को काफी नुकसान हुआ है और अब उनकी तरजीह सरमायाकारों का एतमाद वापस लाने पर रहेगी। नए वजीर रेल सदानंद गौड़ा ने अपना कामकाज संभाल लिया है। सदानंद गौड़ा ने कहा कि रेलवे में सलामती को बेहतर बनाना उनकी अव्वलीन तरजीह है। गौड़ा ने ओहदा संभालने के बाद कहा कि रेलवे के वजीर के बतौर उनकी तरजीह रेलवे में सलामती की सतह को बेहतर करना होगा। रेलवे की काया कैसे पलटी जाए उसका रोड मैप 10 दिन में वजीर आजम को सौंपा जाएगा। सदानंद गौड़ा कर्नाटक के साबिक वजीर आला रह चुके हैं और फिलहाल बीजेपी के नायब सदर हैं। सदानंद गौड़ा पेशे से वकील हैं और कर्नाटक में बीजेपी के सीनियर लीडर हैं। Challenges with the railway department, the development of infrastructure, the safety and other measures that need to be taken care of. So all these things will be in detail, it will be studied and further. मोदी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर को खुसूसी रियासत का दर्जा दिलाने वाले आर्टिकल 370 हटाने का अमल को शुरू कर दिया है। इस बात का इंकशाफ वजीर आजम के दफ्तर में वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बयान से हुआ है। जितेंद्र सिंह ने बयान दिया कि आर्टिकल 370 के तहत कश्मीर को खुसूसी दर्जा हासिल है और इसे खत्म करने का अमल शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि एनडीए हुकूमत आर्टिकल 370 को हटाने के लिए वहां के तमाम फरीकों से बात कर रही है। गौरतलब है कि बीजेपी ने अपने इंतखाबी मंशूर में आर्टिकल 370 को हटाने की बात कही थी। बीजेपी ने कहा था कि अगर वो इख्तियार में आती है तो कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने के लिए वहां के लोगों से बातचीत की जाएगी। इसके अलावा कश्मीरी पंडितों की कश्मीर में वापसी यकीनी बनाया जाएगा। नितिन गडकरी के हतक इज्जत मामले में जमानत न लेने पर अड़े आम आदमी पार्टी के रहनुमा अरविंद केजरीवाल को मंगल के रोज हाई कोर्ट से भी झटका लगा है। हाई कोर्ट ने उनकी अपील पर समाज से पहले उन्हें बेल बॉन्ड भरने के लिए कहा है। कोर्ट के मशवरे के बाद गुज़िश्ता 7 दिन से जेल की हवा खा रहे केजरीवाल बेल बॉन्ड भरने को तैयार हो गए हैं। हिंदुस्तानी फिजाइया का एक MiG-21 जंगी जहाज मंगल की सुबह जनूबी कश्मीर के अनंतनागा में हादसे का शिकार हो गया। दिफाई जराये ने बताया कि ये जहाज कौमी शाहराह से 2 किलोमीटर दूर बीच बहाड़ा के मधामा में गिर गया है, जिसके नतीजे में स्क्वाड्रन लीडर रघु बंसी की मौत हो गई है। वो जहाज से बाहिफाजत कूदने में नाकाम रहा। That on hearing this news, it's certainly a matter of grave concern. My heart goes out to the pilot who's lost his life, and I offer my condolences to the bereaved family. And certainly, I'm told by the secretary that they've got preliminary information from the Air Force. And more details are available then we can know. नाज़रीन, आइए अब बढ़ते हैं बैनुल अक़वामी खबरों की जानिब। फ़लस्तीन के मकबूजा मगरबी किनारे के शुमाली शहर नाबलस में जलीलुल क़दर पैगम्बर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मज़ार यहूदी शरपसंदों की मुसलसल हमलों का निशाना बनता जा रहा है। सैकड़ों यहूदियों ने फिर एक मरतबा हज़रत यूसुफ के मज़ार में दाखिल होकर तलमूदी तालीमात के मुताबिक मजहबी रसूमात अदा की। इस मौके पर मज़ार के आसपास के कॉलोनियों में सहयूनी फौज और पुलिस ने सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए थे। आईनी शाहिदीन ने बताया कि पीर की सुबह सैकड़ों यहूदी शरपसंद बसों के जरिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मज़ार पर पहुंचे, जहां उनके साथ सहयूनी फौजियों और पुलिस एहलकारों की गाड़ियां भी मौजूद थी।
सहयूनी फौजियों ने मजार शरीफ की तरफ आने वाले तमाम रास्तों की मुकम्मल नाकाबंदी करके फलस्तीनियों की आमदोरफ्त पर पाबंदी लगा दी थी। कई घंटों के तवील नाकाबंदी के बाद यहूदी आबादकारों की वापसी शुरू हुई। हिंद पाक वज़ीर आज़म की मुलाकात से पहले अफगान सदर हामिद करज़ाई ने इल्जाम लगाया कि खंधार में हिंदुस्तानी कौंसलेट पर होने वाले हमले में पाकिस्तानी ग्रुप मुलविस हैं। हामिद करज़ाई ने दावा किया कि यही इत्तला एक मगरबी इंटेलिजेंस एजेंसी ने भी फरहम की है, ताहम करज़ाई ने इस एजेंसी का नाम नहीं बताया। उन्होंने कहा कि अफगान और हिंदुस्तानी अवाम इस हमले की मजम्मत करते हैं। मिस्र में सख्त हिफाजती इंतजामात के दौरान सदारती इंतखाबात में वोटिंग दूसरे रोज भी जारी रही। वोटर्स ने मंगल की शाम तक सदारती इंतखाबात के दूसरे और आखिरी रोज अपना हक रायदेही इस्तेमाल किया। 2 मरहलों में मुनक्किद किए जा रहे इस इंतखाबी अमल में साबिक फौजी सरबरा अब्दुल्ला अल फतेह अल सीसी की जीत यकीनी मानी जा रही है। अल सीसी को सिर्फ एक ही सदारती उम्मीदवार हमदन सुबाही का सामना है। कालादम इख्वानुल मुस्लिमीन ने इंतखाबी अमल का बाइकआउट करने का ऐलान कर रखा है। पोलिंग के दौरान कोई भी खुशगवार वाकया रौनुमा नहीं हुआ। सऊदी अरब के फरमारवा शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज ने अपने मराकश हम मनसब शाह मोहम्मद शशम से मुलाकात की है। कासाब्लांका के शाही महल में होने वाली इस मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने अरब और इस्लामी दुनिया में होने वाले हालिया पेशरफ्त पर तबादिले ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने सऊदी अरब और मराकश के दरमियान ताउन के इम्कानात पर भी तबादिले ख्याल किया ताकि दोनों मुल्कों के अवाम और उनके मफादात में बेहतरी के लिए मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फरोग दिया जा सके। नाइजीरिया के फौज ने दावा किया है कि उन्हें उस जगह का पता चल गया है जहां मगवी तालिबात मौजूद हैं। मुल्की फौज के सरबराह एकलस बेडा के मुताबिक अच्छी खबर यह है कि फौज उस ठिकाने के बारे में जान गई है जहां बोको हरम ने 200 से ज्यादा तालिबात को छुपा रखा है। कोशिश की जाएगी कि लड़कियों को बगैर किसी फौजी कार्रवाई के आजाद करा लिया जाए क्योंकि उनकी जानों की सलामती अव्वलीन तरजीह है। जंगजुओं ने 14 अप्रैल को शुमाल मशरकी नाइजीरिया के एक स्कूल पर हमला करते हुए 300 से ज्यादा तालिबात को अगवा कर लिया था, जिनमें से 50 से ज्यादा तालिबात फरार होने में कामयाब हो गई थी। यूक्रेन में रूस नवाज बागियों और फौज के दरमियान शदीद लड़ाई जारी है। यूक्रेन में अलायदगी पसंदों का कहना है कि मशरकी शहर डोनेस्टिक की हवाई अड्डे पर होने वाली लड़ाई में कम से कम 30 रूस नवाज अलायदगी पसंद हलाक हो गए हैं। मुसल्लह अलायदगी पसंदों ने पीर को हवाई अड्डे पर कब्जे की कोशिश की थी कि हुकूमत ने इस हमले का जवाब फिजाई हमलों से दिया। यूक्रेन के नए सदर पेट्रो ने इस बात का इरादा किया था कि इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन जारी रहेगा। उन्होंने वाजे किया था कि अब यह सूरत हाल महीनों नहीं बल्कि सिर्फ चंद घंटों की है। दुबई में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। अरब मीडिया के मुताबिक दुबई में महसूस किए जाने वाले ज़लज़ले के झटकों की शिद्दत रिएक्टर स्केल पर 5.2 रिकॉर्ड की गई है। ज़लज़ले के झटके मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 9:45 पर महसूस किए गए और लोग खौफ के आलम में घरों और दफातर से बाहर निकल आए। इस वाक़े के बाद मुतादिद इमारतों को खाली करा लिया गया है, जबकि शहरी दिफाई महकमे को भी तलब कर लिया गया है। जनूबी अमेरिका के गरीब और पसमानदा मुल्क यूरुग्वे के सफेद पोश और गरीब सदर ने शाम में खाना जंगी से मुतासरा 100 यतीम बच्चों की कफालत अपने जिम्मे लेते हुए उनके लिए अपने घर के दरवाजे खोल दिए हैं। शामी पनागुज़ीनों की देखभाल से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमीशन की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि यूरुग्वे के सदर मोजिका ने शाम में जंग के दौरान यतीम होने वाले 100 बच्चे बच्चियों की कफालत का फैसला किया है। सदर मुजिका की हिदायत के मुताबिक हर यतीम बच्चे के साथ उसका एक बालिग करीबी अजीज भी यूरुग्वे जाएगा, जहां उन तमाम बच्चों और उनके रिश्तेदारों को मौसम गर्मा में सदर के ज़ेर इस्तेमाल रिहायशगाह में रखा जाएगा। नाज़रीन, आखिर में एक और नजर सुर्खियों पर। एमवे के चेयरमैन और सीईओ को आंध्र प्रदेश पुलिस ने किया गिरफ्तार। डायरेक्ट सेलिंग फर्म के खिलाफ शिकायत पर की गई कार्रवाई।
तेलुगुदेशम के महानाडु का हुआ आगाज। सीमांध्रा में पार्टी की कामयाबी से कारकुनों में जबरदस्त जोशो खरोश। वजीर आजम मोदी ने अपने पाकिस्तानी हममनसब नवाज शरीफ से की मुलाकात। 50 मिनट तक जारी रहने वाली इस मुलाकात में कई मसाइल पर की गई बात। कश्मीर को खुसूसी रियासत का दर्जा देने वाले आर्टिकल को हटाने की खबरें। नए वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह का दावा, कहा तमाम फरीकों से की जा रही है बात। शरपसंद यहूदियों की शरंगेजी जारी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मजार की फिर की बेहुरमती। मिस्र में पार्लिमानी इंतखाबात के दूसरे मरहले का पुरअमन इख्तिताम। साबिक जनरल फतेह अल सीसी की कामयाबी मानी जा रही है यकीनी। और गरीब जनूबी अमेरिकी मुल्क यूरुग्वे के सदर की शामी बच्चों से हमदर्दी का इजहार। 100 यतीम शामी बच्चों को गोद लेने का किया ऐलान। इसी के साथ ये खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। मिलते हैं अगले खबरनामे में, तब तक के लिए देखते रहिए उर्दू टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।